What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अच्छा, आप लोगों ने लाइफ में एक चीज जरूर फील की होगी, जो मैंने तो कई बार फील की ये चीज, और आप लोगों ने भी अगर थोड़ा सा फोकस दिया होगा तो ये चीज अपनी लाइफ में जरूर आप लोगों ने कहीं ना कहीं नोटिस की होगी। एक तो वो बच्चा जो कि स्टार्टिंग से ही बाहर पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को लेके चल रहा है, और दूसरा वो बच्चा जो स्टार्टिंग से ही जो पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में रहता है और बहुत लास्ट में जाकर वो बाहर निकलता है घर से। इन दोनों बच्चों में जब आप लोग डिफरेंस देखोगे तो काफी बड़ा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। ये सेकंड वाला बच्चा हो सकता है कि ज्यादा खुश हो, क्यों? क्योंकि सारी चीजें इसको टाइम पर मिल रही है, सब कुछ जो है पेरेंट्स इसको कर दे रहे हैं। पर लेकिन पहले वाले बच्चे के पास में जो एक्सपीरियंस होगा, जो तजुर्बा होगा, ये हमेशा इस सेकंड वाले बच्चे से आगे रहेगा, क्योंकि इस वाले बच्चे ने अपना काम जो भी किया है वो इंडिपेंडेंटली किया है। तो आप लोग इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं या फिर इस कैटेगरी में आते हैं? यानी कि आप लोग हॉस्टल में रहें या फिर आप लोग घर पर रहें, तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? तो यहां से आप लोग देख पाएंगे, आप लोगों ने ये चीजें फील जरूर की होगी कि जो घर से निकल कर आता है वो बच्चा सीधा सा रहता है, उसे पता नहीं रहता है हॉस्टल की क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या दुनियादारी चलती है। तो उस टाइम पर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कई सारी चीजें झेलता है। पर लेकिन ये वाला बंदा जो है स्टार्टिंग से ही इन चीजों में माहिर रहता है और सारी चीजें जानता है क्या क्या नौटंकियां होती हैं, किस तरीके से हॉस्टल में किन किन चीजों के ऊपर लड़ाइयां होती हैं और किस तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो जिंदगी कई सारे लोग ऐसे जिनको खुशियां नहीं देती पर उनको तजुर्बे देते हैं, और तजुर्बे हमेशा काम आते हैं। खुशियां ऐसा है थोड़ी देर के लिए रहेंगी, पर तजुर्बे ऐसे हैं जो लंबे समय तक आप लोगों के साथ में टिके रहेंगे, और आगे आने वाली कोई भी टेंशन आप लोगों की लाइफ में होगी उसको भी सोल्व करने में आप लोगों को हेल्प करेंगे। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आज 3 तारीख और आज यूएसए के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है कि इंडिया जो है यहां पर यूएसए से आगे निकल जाए कोरोना वायरस के केसेस में, जब तक डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें जिस दिन इलेक्शन हो। पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारी कंट्री जो है यूएसए से पीछे ही है यहां पर, क्योंकि जिस टाइम पर हमारी कंट्री में 80-90 हजार केस आ रहे थे, उस टाइम पर यूएसए के अंदर लगभग 30-40 हजार केस आ रहे थे। पर लेकिन फिर से यूएसए के अंदर आप लोग यहां पर 80 से 90 के बीच में यहां पर आप लोगों को डेली कोरोना वायरस के इफेक्टेड केस आप लोग यहां पर नजर आएंगे। तो टोटल मिलाकर 95 लाख केस के साथ में जो यूएसए है वो टॉप पर बना हुआ है। 82 लाख केस के साथ में जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पर, और ब्राजील 55 लाख केस के साथ में तीसरे नंबर पर यहां पर बरकरार है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोरोना वायरस के केसेस के बारे में आज की मैं बात करूं, यानी कि 3 नवंबर को, तो देखने को मिलेगा 4,73,13,5 के करीब केस आप लोग नजर आएंगे। यानी कि लगभग बोलूं तो यहां पर 4.5 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं आज के डेट में कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो चुके हैं, और जिसमें से 12,11,002 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस से बाहर निकल कर आए, यानी कि 3,40,23,171 जो लोग हैं यहां पर, ये कोरोना वायरस को मात देकर इससे लड़कर बाहर निकलकर आ गए हैं। तो टोटल मिलाकर अगर अपनी कंट्री में हम लोग बात करें तो हमारी कंट्री में 82 लाख के करीब केस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। अब डेली की जो लिमिट है यहां पर वो आप लोग देखते हैं, यहां पर लगभग कितने आ रहे हैं? 37,000 के करीब केस आ रहे हैं। यूएसए के अंदर जो लोगों की जान जा चुकी है, 2,36,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया के अंदर तो 1,23,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। यानी कि ये जो 12 लाख लोग यहां पर गए हैं, इनमें से लगभग 1,23,000 के करीब जो लोग हैं वो हमारी कंट्री के हैं। तो यहां से आप लोग देखिए महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है, जिसमें 10,000 के करीब, यहां पर अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो यहां पर टॉप पर बना हुआ है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 40,000 के करीब जो लोग हैं यहां पर, इनकी जान जा चुकी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, तो ये हमारी कंट्री के टॉप एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आज किसका चांस ज्यादा है जीतने का, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो डेमोक्रेट्स के हैं बिडेन साहब, तो कौन यहां पर जीत कर आने वाला है? तो किसका आप लोगों को लगता है कि यहां पर ओबामा की पार्टी जीतेगी या डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी जीतेगी? यानी कि डेमोक्रेट जीतेंगे या फिर रिपब्लिकन जीतेंगे? आप लोग इसके बारे में अपनी राय बता सकते हैं। आज का जो आप लोग का मैं बेस्ट क्वेश्चन है, यह पर्शियन गल्फ कई बार न्यूज में रहता है। पर्शियन गल्फ के आसपास वाली कंट्री भी आप लोग देखेगा तो अच्छे से इसको मैप में नहीं हारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। अगर बात करें यहां पर इन दोनों आर्टिकल के बारे में, ये दोनों आर्टिकल एजुकेशन के बारे में है, जैसे स्कूल को ओपन किया जा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम पड़ रही है पेंडेमिक के चलते बच्चों के ऊपर, तो ये बातें यहां पर देखने को मिल रही है। तो दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी एसर रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये आर्टिकल यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। यहां पर ये वाला जो साइड वाला आर्टिकल है जीएसटी के बारे में यहां पर बात करें, थोड़ा सा डिटेल में इस आर्टिकल को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। कोविड-19 से रिलेटेड जो दवाइयां खोजी जा रही हैं वो सब चीजें यहां पर बात की जा रही हैं।
ये यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। आरबीआई के बारे में यहां पर ये आर्टिकल बात कर रहे हैं, आरबीआई को क्या टारगेट दे रखे हैं, तो क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे अच्छे से। ये वाला इलेक्शन के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो देखते हैं कौन जीत कर आता है। आप लोग भी बताइएगा कौन जीत कर आने वाला है। और यहां पर कार्टून है, इसको देखेंगे, कोविड-19 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डेटा जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया, तो यहां पर ये कार्टून एक बार देख लेते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बोला था पीडीएफ सारी यहां पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। स्टडी लवर वीर के नाम से आप लोग सर्च कीजिएगा तो यहां पर सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट होना है तो वीर तालियान के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। आइए सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने एक कार्टून है जिसके बारे में आप लोगों को लिखना है लगभग 40 से 50 शब्द। अगर खुद नहीं लिख पाते हैं तो दूसरे बच्चे देखिएगा जो लिख रहे हैं, काफी अच्छे से लिख रहे हैं। कई सारे बच्चे जो रेगुलर बहुत अच्छे से आंसर देते हैं और काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें देखने की बात यहां पर यह कि यहां पर ये कौन कौन बैठा हुआ है, यहां पर ये और यहां पर ये कौन है, ठीक है, जिसको यहां पर मिरर में दिखाया जा रहा है। और यहां पर ये बिहार के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो उसके बारे में आप लोग यहां पर एक ओवरव्यू दीजिएगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में यहां पर समझेंगे क्या क्या बात की जा रही है। थोड़ा सा आप लोग यहां पर पहले ये समझिए आखिर ये आर्टिकल क्यों आया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। जीएसटी का जो कलेक्शन है रिसेंटली अभी काफी अच्छा देखने को मिला हमारी कंट्री में। ये फिर से 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो यहां पर क्रॉस कर गया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर यहां पर कलेक्शन अच्छा होता है हमारी कंट्री में तो ये अच्छा रहता है कि राज्य और जो सेंटर है उसके बीच में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि ऐसे नहीं कि तुमने इतना कमाया हमने इतना कमाया, चलो देख लेते हैं किस किस को कितने हिस्से में कितना आएगा। तो उस तरीके से यहां पर जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग देखते हैं कि अच्छा कलेक्शन अगर हुआ है, कलेक्शन अगर लो होता है तो फिर लड़ाई होती है, कलेक्शन ज्यादा होता है तो खुशी खुशी रहते हैं और अपने काम को एंजॉय करते हैं। टोटल अगर ओवरव्यू में आप लोगों को यहां पर दूं तो आप लोग देखते हैं यहां पर अगर बात करें अप्रैल के महीने में, जब से यहां पर लॉकडाउन लगा मार्च के महीने में, तब देखिए कितना लो लेवल पर चीजें पहुंच गई। फिर मई में बढ़ा, फिर जून में बढ़ा, जुलाई में थोड़ा डाउन हुआ, अगस्त में थोड़ा डाउन हुआ, सितंबर में बढ़ा और अक्टूबर में फिर से 1 लाख का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर गया है। तो ये काफी अच्छा एक कलेक्शन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिससे कि रिकवरी दिख रही है कि हमारी कंट्री में रिकवरी हो रही है और कहीं ना कहीं सारे सेक्टर जो है वो पैटर्न में आ रहे हैं। तो इसी सेक्टर में आगे चलकर अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो सब भी चीजें खोली जा रही हैं। जीएसटी के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं तो इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लेती आप लोगों से, ये इनडायरेक्ट वे में जाता है। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग पेन खरीद कर लेकर आते हैं तो वो जो पेन है आप लोग अगर मान लीजिए 10 रुपए का खरीदते हैं तो उसमें जो टैक्स होगा ऑलरेडी जा चुका है, आप लोगों को पेन का प्राइस उसमें टैक्स भी इंक्लूड था। पर लेकिन इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछा था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर किसी कंट्री में इनकम टैक्स ज्यादा है और यहां पर जीएसटी कम है, यानी कि आप लोग ये समझिए इनडायरेक्ट वे में मैं बोलूं तो यहां पर डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादा है, यानी कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर कम है, तो वो कंट्री कैसी रहेगी, या फिर जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है और डायरेक्ट टैक्स कम है वो कंट्री कैसी रहेगी। तो इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स यहां पर जो जनता देती है गवर्नमेंट को, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि इतने तक आप लोगों की सैलरी है तो ये टैक्स आप लोगों को पे करना है, इससे इतने तक है तो ये टैक्स पे करना है। इसका मतलब है कि गरीबों को पर कम लगता है और अमीरों पर कम लगता है। तो ये एक तरीका प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी कि यहां पर अगर कोई गरीब आदमी है उसको कम देना पड़ेगा क्योंकि कम सैलरी है, अमीर आदमी ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा सैलरी है। पर लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूं, अगर मैंने ये पेन बोला कि ये पेन खरीदना है तो ये पेन चाहे आप लोग गरीब है चाहे आप लोग अमीर है, अगर ये 10 रुपए का है तो 10 रुपए का ही मिलेगा। तो यहां पर अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव रहता है और यहां पर जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव रहता है। तो यानी कि जिन कंट्री में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है वो कंट्री प्रोग्रेसिव है और जिन कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है वो कंट्री रिग्रेसिव है। और हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं जीएसटी के बारे में हम लोग बात करें, जीएसटी का जो कलेक्शन अगर यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यह कि हमारी कंट्री रिग्रेशन में चल रही है, यानी कि अमीरों पर और गरीबों पर सेम टैक्स लग रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनकम टैक्स पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए ताकि जो अमीरों और गरीबों में जो डिफरेंस है उसी हिसाब से उनसे टैक्स भी लिया जा सके। तो यहां पर गुड्स और सर्विस टैक्स जो है ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले तो ये याद रखेगा। दूसरा, यहां पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इसको बोलते हैं यहां पर सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल का जीएसटी जो है, इसी के साथ में स्टेट का जो जीएसटी है और इसी के साथ में इंटीग्रेटेड, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में आप लोग बोल सकते हैं, जो यहां पर देखने को मिलेगा। इसको यहां पर एक तरीके से इंटर स्टेट भी बोलते हैं, यानी कि जो आउटसाइड द स्टेट जो सेल होती है उसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आउटसाइड जो सेल होती है एक तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो होता है वो वाला एक तरीके से यहां पर इंटर स्टेट। ठीक है, तो यहां पर इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सेल जा रही है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है।
अगर मैं थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से यहां पर बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहली जो कंट्री थी वो थी फ्रांस, जिसने वस्तु एंड सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया 1954 में। आज की डेट में 160 से भी ज्यादा कंट्री ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को जीएसटी देखने को मिल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर रिप्लेस करता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं ना, सर्विस टैक्स हो गया। ये सारे टैक्स को सब्ज्यूम करके एक जगह इकट्ठा करके जीएसटी यहां पर बना दिया गया। बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, उनको एक जगह यहां पर मिला दिया गया। पार्लियामेंट के द्वारा हमारी कंट्री में 29 मार्च 2017 में यहां पर ये बेसिकली पार्लियामेंट में पास किया गया और इंप्लीमेंट किया गया इसको 1 जुलाई। तो हमारी कंट्री में 1 जुलाई 2017 जो है हम लोग वो जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे जीएसटी डे क्या है तो 1 जुलाई 2017। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों से बन जाता है, ये जरूर याद रखिएगा, ये 101 ये अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जब इसको इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन जो बिल था, यानी कि पहले बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, फिर वो पास किया जाता है राज्यसभा लोकसभा से, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, जब जाकर वो एक्ट बनता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो बिल था वो तो था यहां पर 122वां और जो एक्ट था वो था 101वां। मतलब क्या है इसका, क्योंकि कई सारे बिल पास नहीं हो पाते हैं इसलिए बिल की नंबर ज्यादा है यहां पर और एक्ट जो है वो पास हो जाते हैं। तो फिर यहां पर ये बनता है 101 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 101 अमेंडमेंट एक्ट था यहां पर, जो कि आप लोगों से यहां पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसी के बारे में अगर आप लोगों से और थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, जो जीएसटी का जो कलेक्शन है ये कई स्लैब आप लोगों को देखने को मिलेगी, 0, 5, 12, 18 और 28। यहां पर कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी, ये आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर एक राज्य से आप लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी कि आप लोग अगर महाराष्ट्र से आप लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं या फिर तमिलनाडु केरला में जाते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर इनमें जो चेंज है वो काफी बड़ा आप लोगों को नजर आएगा। कहीं पर पेट्रोल का प्राइस ज्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर शराब का प्राइस ज्यादा है तो कहीं पर कम है। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे लोग ये बोलते हैं यार चलो वहां से पेट्रोल लेकर आएंगे, वहां से डीजल लेकर आएंगे, या फिर इसी के बारे में बोलते हैं कि शराब और बियर भी उस एरिया से लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर सस्ती मिलती है। शादी विवाह होता है तो चलो यार वहां से निकाल कर लेकर आते हैं, फिर कैंटीन से लेते आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये सारी चीजें यहां पर अलग अलग राज्य अलग अलग टैक्स लगाते हैं, क्योंकि जीएसटी के अंडर नहीं है। जीएसटी के अंदर होता है तो सब जगह एक ही जैसा टैक्स आप लोगों को लगता हुआ नजर आता है। एक स्पेशल रेट यहां पर रहता है 0.25% का। ये प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, जैसे कि आप लोग देखते हैं ना हीरा डायमंड वगैरह आप लोग लेकर आते हैं, उस पर ये एक्स्ट्रा लगता है। इसी के साथ में 3% ये गोल्ड पर लगता है, यानी कि गोल्ड जो सोना है वो और ज्यादा महंगा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में सेस जो लगता है यहां पर, वो लग्जरी कार और टबैको प्रोडक्ट, जिनको सिन प्रोडक्ट कहते हैं, इनके हेल्थ को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके ऊपर भी लगता है। और जो लग्जरी यानी कि जो अमीरों के धंधे चौचले हो जाते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगता है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको सेस बोलते हैं। सेस का मतलब क्या होता है? सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने इनकम टैक्स पे कर दिया, तो जो भी आप लोगों ने इनकम टैक्स पे किया है उसके ऊपर मान लीजिए 1% सेस लग गया, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा यहां पर। तो ये 1% जो आप लोग देंगे, मान लीजिए वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा किया जा रहा है तो वो वहीं पर ही यूज होगा। यानी मैंने बोलो आप लोगों को 2% आप लोगों को सेस देना है, तो ये 2% हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन में इसको यूज करेंगे। तो ये एजुकेशन में ही यूज होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको इन्वायरमेंट में या फिर किसी और चीज में आप लोग यूज कर लेंगे। तो ये एक तरीके से डिफाइन रहता है सेस जो रहता है कि यहीं पर इसको यूज किया जाएगा। तो गुड्स और सर्विस को यहां पर जो टैक्स है इसको मेंटेन रखने के लिए एक जीएसटी नेटवर्क होता है, जो कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया है। ये जो यहां पर अगर बात करें यहां पर आज के डेट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क है यहां पर, ये जो रिसोर्सेज ये मेंटेन किया जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के द्वारा, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं। वोली ये यहां पर यानी कि कंप्लीटली यहां पर वोल इसका जो एक तरीके से शेयर है वो गवर्नमेंट के पास में है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां पर इक्वल शेयर यहां पर ये हाथ में रखते हैं। पहले यहां पर मिक्स था, यहां पर दोनों के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में दोनों चीजों को एंजॉय करते थे। अगर जीएसटी के अंदर कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को कौन चेयर करता है? चेयर करती है यहां पर हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आज के डेट में निर्मला सीतारमण है। अगर यहां पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है तो 50% कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब क्या होता है कि जितने भी यहां पर लोग आते हैं लगभग 50% अगर वो यहां पर होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो ही यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं वो यहां पर मीटिंग आगे चलेगी। यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाने वाला हूं और मैं बोलूं कि जब तक कि 5000 बच्चे आकर लाइव नहीं देख लेते हैं मुझे, ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो 5000 यहां पर कोरम हो गया, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप लोगों को याद होगा जब मॉर्निंग में नैनो मैगजीन आया करती थी उस टाइम पर मैं आप लोगों को बोलता था कि 4 बजे मेरे साथ में उठ जाओ, ठीक है। बहुत हिम्मत लगती थी मेरी उस टाइम पर, डेली बोल कर थक गया था यार, पर लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चों ने उठना स्टार्ट भी कर दिया था, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। जब हम लोगों ने वो वीडियो स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में वहां पर लगभग 300 से 400 के करीब बच्चे मॉर्निंग में उठ रहे थे,
पर लेकिन लगभग 1 महीने के अंदर अंदर 2000 के करीब बच्चे जो हैं वो 4 बजे उठने लगे थे। तो काफी अच्छा लगा, अप्रिशिएट करने लायक वो चीज थी जिस तरीके से आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यूअस लगे रहे। देखते हैं जल्दी ही आगे दीपावली के बाद में कुछ ना कुछ देखेंगे, मॉर्निंग में फिर से कुछ चीजें आप लोगों के लिए स्टार्ट की जाएगी जिससे कि मॉर्निंग में आप लोग जल्दी से जल्दी उठ सके। तो बताइएगा आप लोग अगर इसके बारे में कोई राय रखते हैं, जिसको मॉर्निंग में उठने की आदत डालनी है, जो मॉर्निंग में उठता था अच्छे से उसके लिए है बेसिकली, अगर नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, मैं बोलूं अगर मॉर्निंग में, तभी मैं वीडियो लेकर आऊंगा अगर मॉर्निंग में उठकर मुझे 5000 बच्चे लाइव देखेंगे 4 बजे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5000 कोरम रख दिया मैंने कि इसके अलावा मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगा अगर यहां पर 5000 लाइव नहीं आएंगे तो ये होता है कोरम बेसिकली, ठीक है। यहां पर जो स्टेट के जो बेसिकली हाथ में पावर रहती है और जो सेंटर के जो लोग हैं उनके हाथ में पावर रहती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में 1/3 की पावर है यहां पर। और अगर बात करें यहां पर जो फाइनेंस है एनी अदर जो नॉमिनेटेड की जाती है ईच स्टेट से, यहां पर वो 2/3 आप लोगों को वोटिंग पावर यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि राज्य के हाथ में ज्यादा पावर दे रखी है एज कंपेयर टू जो यहां पर सेंटर के हाथ में। इसी के साथ में अगर कोई डिसीजन पास होना है तो 3/4 की मेजोरिटी यहां पर होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, तभी किसी डिसीजन को पास करेंगे। इसका मतलब ये कि राज्य के हाथ में पावर दे रखी है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर स्टेट में कोई गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी सेम गवर्नमेंट है तो वो राज्य काम नहीं करते हैं, वो सेंटर के हिसाब से चलते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट ढंग से काम करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, पर लेकिन सेंटर स्टेट में जब गवर्नमेंट होती है एक ही जैसी, तो फिर भी सेंटर के हाथ में ही पावर बनी रहती है जब हम लोग बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो ये एक मुद्दा है जो आप लोग याद इसके बारे में रख सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी। जीएसटी के बारे में जो आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन बताई गई है उसके बारे में भी आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। चलिए जीएसटी के बारे में आप लोगों ने इतना कुछ सुन लिया है, तो जीएसटी के बारे में 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। आप लोगों को बताया जा रहा है कि कौन सा जीएसटी के अंदर नहीं है। यहां पर बोला जा रहा है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मेडिसिन। यानी कि आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा जीएसटी के अंदर यहां पर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ABCD है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3 और डी में बोला गया 1 and 2। तो सही आंसर बताना है ABCFD, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि जीएसटी यहां पर एक तरीके से जो रिप्लेस करने वाला है, तो मतलब करने वाला था, तो कौन से टैक्स को उसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, बोला जा रहा है कि जीएसटी एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड द शिफ्टिंग इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आंसर दीजिएगा। बाकी आप लोग देखिए एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन कई सारे बच्चे यहां पर बोलते रहते हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर फेसबुक पर हम लोग नहीं कर पाते हैं जो भी हम लोग को बेसिकली अटेम्प्ट करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की है। पर लेकिन आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसका मिसयूज हुआ तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर वीर तालियान के नाम से जो टेलीग्राम है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई ये पोस्ट की है वीडियो, तो इसके नीचे आप लोगों के पास में ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर दूसरे का क्वेश्चन रिव्यू भी कर सकते हैं। फालतू की चीजें मत कीजिएगा यहाँ पर कि हाँ एक दूसरे को फालतू की चीजों में डिस्कशन में लगे। जो भी बच्चा मुझे ऐसा कुछ करता हूँ यहाँ पर नजर आएगा, मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। जैसे फेसबुक पर आप लोगों ने एक ग्रुप में बिल्कुल सारी चीजें आराम से मेंटेन कर रखी हैं, वही इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी मेंटेन रखनी है। जब भी मुझे लगेगा कि हद से ज्यादा चीजें उल्टी सीधी हो गई हैं, उल्टे सीधे लिंक पोस्ट किए जा रहे हैं, कुछ उल्टी सीधी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं जो कि एजुकेशन से अलग है, ठीक है, तो तुरंत मैं यहाँ पर इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा, क्योंकि ये मेंटेन करना, मैनेज करना मेरे लिए एक अलग से टास्क हो जाएगी वरना, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कोशिश करना आंसर के अलावा और कुछ भी यहां पर पोस्ट होता हुआ मुझे नजर ना आए। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं अगर मैं यहां से ब्लॉक करता हूं। बिल्कुल ऐसे जैसे मेंटेन कर रखा है आप लोगों को फेसबुक ग्रुप में, ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव है आप लोगों के लिए जो फेसबुक पर नहीं है, ठीक है। जिनको लगता है फेसबुक पर नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर इसका कुछ सोल्यूशन कीजिए, तो उसी का ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए डेली आते गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वो सब चीजें चल रही हैं, नहीं, वो यहां पे आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। ओनली क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों को पोस्ट करने हैं। यहां पर आप लोग क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चन नहीं पोस्ट करने हैं, ओनली आंसर पोस्ट करने हैं, ठीक है। यहां पर ओनली आंसर चाहिए मुझे, क्वेश्चन भी नहीं चाहिए यहां पर, ओनली आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अगर पोस्ट करने हैं वो सारी चीजें, और फेसबुक पे जो ग्रुप बना रखा है वहां पर आप लोग जाकर उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर कंप्लीटली मुझे आंसर चाहिए ओनली, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ी देखिए मेहनत मेरी लगती है अगर ऐसी कुछ चीजें यहां पर स्टार्ट की जाती हैं, फिर अगर उल्टी सीधी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो फिर वहां पर फिर मुझे लगता है कि फालतू में चीजें स्टार्ट कर दी, तो मुझे वैसा मत लगने देना। तो एक तरीके से मेंटेन रख के आप लोगों को चीजें चलनी है, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये वीर तालियान के नाम से आप लोग सर्च कर लीजिएगा।
ये यहां पर है। दूसरे वाला ग्रुप जो कि स्टडी लवर के नाम से है, उस पर नॉर्मली आप लोगों की पीडीएफ आती रहेगी और जो क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करता हूं वहां पे वैसे भी रहेंगे, पर लेकिन वहां पर आंसर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो एक ऑफिशियल ग्रुप है, उसको मैं प्रॉपर मेंटेन रखना चाहता हूं। बाकी ये चीजें साइड में हो जाएंगी, यहां पर पहले चेक करूंगा कैसे आप लोगों की परफॉर्मेंस है। अगर कुछ उल्टी सीधी चीजें नजर आएगी तो इसको मैं बंद कर दूंगा फिर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन के बारे में अगर बात करिए तो आप लोगों को अभी देखने को मिल रहा है कि कई सारे स्कूल्स वगैरह ओपन किए जा रहे हैं, तो उसी के बारे में कुछ बातें यहां पर जानने को मिलेगी। रीओपनिंग जो स्कूल है यहां पर आज के दिन में, वो चलिए सही है कि हाँ बच्चों का जो पूरा साल है वो खराब होने से यहां पर बच जाएगा पेंडेमिक की वजह से, पर लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है वो चीजें भी हम लोग को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि इसके अंदर 2 आर्टिकल यहां पर समाहित हैं, ठीक है। तो क्या क्या बातें एक एक कर हम लोग यहां पर जानेंगे। पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिए आखिर ये क्या करने जा रहे हैं। यहां पर बोला गया कि कोविड-19 के चलते रिसेंटली अभी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसमें से स्कूल बंद रहना भी एक प्रॉब्लम है। और अगर स्कूल बंद रहता है तो यहां पर कई सारे जो बच्चे हैं भूखमरी का शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो स्कूल है उसमें मिड डे मील जैसी स्कीम चलाई जाती थी, जिससे बहुत सारे बच्चों का फायदा होता था। तो इसके चलते बच्चों को ना तो एजुकेशन मिल पा रही है और ना ही बच्चों की हेल्थ अच्छी रह पा रही है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्कूल में जो एक तरीके फीडिंग प्रोग्राम चलाता है, यानी कि बच्चों को खाना खिलाने वाला प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके चलते बच्चों की हेल्थ तो है वो थोड़ी सही रहती है, ठीक है। तो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है कम से कम उनको एक भरपेट खाना मिल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा तबका सोसाइटी का ऐसा है जो कि आज के दिन में भी भूखा सोता है। तो इसके चलते यहां पर ये एक अच्छी हेल्प प्रोवाइड यहां पर करा रहा है, खासकर बच्चों के लेवल पर। अगर बात करें स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड यहां पर 2020 जो कि प्रस्तुत की जाती है यहां पर वर्ल्ड एंड जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूएन के साथ में मिलकर, इसके द्वारा काफी एक बुरी पिक्चर यहां पर दिखाई गई है कि अप्रैल के महीने में लगभग, देखिए ये इंपॉर्टेंट डेटा ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अप्रैल के महीने में लगभग यहां पर 369 मिलियन जो चिल्ड्रन है ग्लोबली, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहां पर खासकर इंडिया के अंदर में, उन्होंने को यहां पर स्कूल में मील नहीं मिला खाने के लिए, तो इसकी वजह से उनको काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ी। अगर बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जिसको आप लोग जीएचआई बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था आप लोगों से, इंडिया की जो रैंक है यहां पर, ये यहां पर 94 है 107 कंट्री में से, यानी कि 107 कंट्री में से 94 है इंडिया की रैंक। इसमें यहां पर हम लोग सीरियस कैटेगरी में हैं, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो यहां पर वेल्थ हंगर लाइफ है इसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखेगा। बाकी मैंने ये भी आप लोगों को डिटेल में बताया था कि 3 चीजें यहां पर काउंट की जाती है मेनली। एक तो यहां पर इनएडुकेट फूड सप्लाई, इसी के साथ में यहां पर जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जाती है ये यहां पर अंडर नरिशमेंट जो रहता है। इसमें मैंने आप लोगों को स्टंटिंग और यहां वेस्टिंग स्टंटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अंडर नरिशमेंट के बारे में, और यहां पर जो अंडर 5 की जो मोर्टेलिटी होती है उसके बारे में। स्टंटिंग और वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को बताना है। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, अगर याद नहीं रहता है तो उसको देखिए कैसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार मैं बताने नहीं आऊंगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे तो लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। तो हल्का सा इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। अगर बात करूं एसर रिपोर्ट के बारे में, इसको बोलते हैं यहां पर एसर रिपोर्ट, यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, क्योंकि ये जो एनुअल एजुकेशन हमारी कंट्री की सिचुएशन कैसी है, ये ग्राउंड लेवल पर यहां पर जाकर चेक करते हैं कि रियलिटी में चल क्या रहा है हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये उसको चेक करते हैं अच्छे से, और उसको चेक करने के बाद में अपना डेटा बताते हैं फिर यहां पर कि हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके चलते फिर सिचुएशन जो है वो यहां पर सुधारने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा आप लोगों के लिए, एसर रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम आप लोगों को बताइए। अभी ये आर्टिकल खत्म होने के बाद में मैं आप लोगों को उसका नाम बता दूंगा, आप लोग एक बार सोचिए, उसका नाम कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर बोला गया कि आंध्र प्रदेश में 35% जो चिल्ड्रन है उनके पास में किताबें नहीं है, राजस्थान में 60% और वेस्ट बंगाल नागालैंड में लगभग आप लोगों को आसाम में 98%, यानी कि कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर किताबें हैं, कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर किताबें नहीं है। 3 अगर बात करें 1 in 3 जो रूरल चिल्ड्रन है, ठीक है, उनके पास में कोई भी एक तरीके से उन्होंने अब तक लर्निंग एक्टिविटी नहीं की, इनकी पढ़ाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। अगर आप लोग देखिए, अगर बात करें हर 3 में से 2 बच्चे जो हैं उनके पास में पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, और हर 10 में से 1 बच्चा जो है उसके पास में कोई लाइव क्लास करने का कोई साधन ही नहीं है। हालांकि कई सारे जो स्कूल हैं वो एक तरीके से हाइब्रिड मीडियम लेकर चल रहे हैं, यानी कि कुछ तो ओपन कर रहे हैं स्कूल को और कुछ यहां पर लर्निंग कर रहे हैं यहां पर एक तरीके से ऑनलाइन, यानी कि स्कूल में जाकर भी बच्चे पढ़ सकते हैं और यहां पर एक तरीके से घर बैठकर भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीका मीडियम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होगा
कि खासकर जिनके पास में गैजेट नहीं होते हैं, कम से कम वो यहां पर जाकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट जो यहां पर बोला गया है वो एक तरीके से बोला गया है कंटिन्यूअस अनलॉकिंग की बात की जा रही है पब्लिक एक्टिविटी की। हाँ चलिए स्कूल भी ओपन कर देते हैं, चलिए समझ में आता है स्कूल भी ओपन कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें ओपन हो ही रही हैं, क्योंकि दुकानें खुल चुकी हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, बस खुल चुके हैं, इसी के साथ में ट्रेन यहां पर चल रही है कहीं कहीं पर, इसी के साथ में अगर बात करें सिनेमा हॉल तक खुल गए आधी कैपेसिटी के साथ में, यानी कि एक सीट पर बैठेंगे, एक सीट यहां पर फ्री रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें काफी कुछ हमारी कंट्री में ओपन हो चुका है। पर लेकिन ये ओपन तो आप लोग कर रहे हैं, क्या आप लोग सोचकर चल रहे हैं कि किस बेस पर आप लोग इसको ओपन कर रहे हैं, क्या आप लोग प्रिकॉशन इसके लिए ले रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा अगर मार्केट में आज के में निकलकर चले जाएं आसपास में कहीं पर भी, लगता ही नहीं है कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज है वहां पर, यानी कि कोविड-19 जो है दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो भी बोलता होगा कि क्या बेइज्जती कर दिया लोगों ने मेरे से डर ही नहीं रहे हैं। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में। एक बुरी कंडीशन जो रहती है वो ये रहती है कि रूल और रेगुलेशन बनाए तो जाते हैं सारे पर, लेकिन वो किताबों में पड़े रहते हैं, वो कागजों पर पड़े रहते हैं, वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो भी उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, और जो यहां पर ओवरव्यू करने वाली जो एजेंसी है वो भी सीरियसली नहीं लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने देखा होगा गटर को साफ करने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को गटर में उतारा जाता है तो उतारने वाले भी एमसीडी के जो वहां पर वो मेंबर होते हैं, जो उसके इंप्लॉय होते हैं, वही ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हीं को तो यहां पर एक तरीके से ये लॉ इंप्लीमेंट करना है कि लोगों को गटर में नहीं उतारना है, साफ नहीं कराना है, गटर को मशीन से कराना है, और उन्हीं के पास में मशीन नहीं है तो वही लोगों को जॉब देते हैं गटर में उतरने के लिए। यानी कि एक तरीके से रक्षक ही भक्षक बन गए हैं यहां पर। तो तब यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर बात करें यहां पर आगे कुछ और चीजों के बारे में, तो यहां पर देखिए अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, स्कूल में जाता है, स्कूल में से आने के बाद में वो बच्चा फिर घर पे आता है, अपने बाबा दादी से मिलता है, नाना नानी से मिलता है, माँ बाप से मिलता है, तो वो घर से बाहर जाएगा, बाहर से बीमारी लेकर आएगा, तो इससे चांस बढ़ जाएगा काफी सारा जो वनरेबल सेक्शन है, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जान जाने के चांसेस यहां पर बढ़ जाएंगे। तो यहां पर जो बच्चे ऑलरेडी अब तक अपने आप को बचाकर रखे हुए थे उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे बीमार होने के। और ऐसी कंडीशन देखने को मिली इजराइल के अंदर। इजराइल में ये सिचुएशन देखने को मिली, उनके द्वारा ओपन किया गया स्कूल वगैरह ये सारी चीजें, तो तुरंत यहां पर काफी लार्ज स्केल पर केसेस सामने निकल कर आए, क्योंकि जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको कोई प्रॉपर वे में फॉलो करता नहीं है। तो वो फॉलो अगर करते रहे तो चीजें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। अगर बात करें स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को यहां पर मॉनिटर करना पड़ेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ध्यान से सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल रहती हुई नजर आएंगी। अगर इग्नोर करेंगे तो बहुत बुरी कंडीशन यहां पर हो जाएंगी। ग्लोबली कई जगह स्कूल ओपन करने की कोशिश की गई, कई जगह ओपन करने के बाद में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया, जैसे कि अभी आप लोगों को जर्मनी में देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि जर्मनी में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर कंडीशन जो है वो और ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, और लोगों को लिमिटेड एक्सेस अभी दी जा रही है चीजों की, क्योंकि उनको पता है कि एक तरीके से जान है तो जहान है, यानी कि इंसान जिंदा है तो कुछ कर पाएगा ना, जिंदा ही नहीं है तो फिर क्या कर लेगा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। लिमिटेड क्लास की बात की जा रही है खासकर उनके लिए ब्रिटेन में जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, यानी कि जिसके पास में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। यूएसए के कई सारे राज्य में भी आज की डेट में भी आप लोगों को क्लोज देखने को मिलेंगे, यानी कि स्कूल ओपन नहीं है। फ्रांस के अंदर अगर बात करें तो स्मॉल जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उनको भी एक तरीके से उनको और हर एक बच्चे को और टीचर को सबको मास्क पहनने के लिए बोला गया है। प्रिवेंट बोला गया कि आप लोग बचो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाओ, अपना मास्क पहनकर चलो। कोरोना वायरस अगर हट भी जाए तो भी मास्क पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा रहता है और कई सारी बीमारी आप लोग को देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में वेंटिलेटर होना चाहिए अच्छे से रूम के अंदर में, ताकि एक तरीके से वेंटिलेशन, ठीक है, एक तरीके से ताकि रूम में हवा जो है वो पास होती रहे आराम से। तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कई सारी मेडिकल फैसिलिटी, कई सारे ऐसे भी स्कूल हैं अगर जहां पर ओपन किए जा रहे हैं, आसपास में कई सारी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर बाहर साइड कंट्री में आप लोग देखेंगे तो रीओपन करना, रिवाइव करना इकोनॉमी को सही बात है, पर लेकिन ये देखना पड़ेगा किस प्राइस पर आप लोग इसको रीओपन कर रहे हैं, यानी कि आप लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए। क्या आप लोग लोगों की जान को दांव पर लगा रहे हैं यहां पर उसको ओपन करने के लिए, इकोनॉमी को? अगर हाँ तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आप लोग चीजों को मेंटेन रख पाकर, बैलेंस रखाकर अगर चीजों को लेकर चल रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही है। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इनको आगे लेकर चलिएगा। अगर बात करें मीडिया के बारे में और डेटा के बारे में, रिपोर्ट के बारे में, तो बच्चों के बारे में अगर बात करें, हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कहीं स्टार्ट की गई है, पर फिर भी कई सारी इरेगुलर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, यानी कि कागज पे चीजें कुछ और दिखाई देती हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ और दिखाई देती हैं। तो जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन देना है इनोवेशन वे में, यानी कि बच्चों को इनोवेटिव वे में एजुकेशन देना है, बच्चों को घर पर बैठे हुए एजुकेशन देना है, ऑनलाइन उनकी टीचिंग करानी है, ये इक्विपमेंट होने चाहिए, ये गजेट होने चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। तो क्या आप लोगों को ये नहीं देखना है कि बच्चों की हेल्थ भी ध्यान में रखनी है? तो बच्चों को कैसे खाना पहुंचाना है जिनके पास में खाना भी नहीं है, उसके लिए भी कोई इनोवेटिव आइडिया निकाल के लेकर आओ यार, क्योंकि वहां पर काफी बड़ी अनसर्टेनिटी
रियलिटी बन गई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं, तो उनके बारे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या विचार है, उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जरूर सोचिए। तो ये बातें बताने की कोशिश की गई है। तो ये जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बात की, एसर रिपोर्ट, ये यहां पर प्रस्तुत की जाती है प्रथम, नाम याद रखिएगा, PRATHAM, ठीक है। तो ये प्रथम एनजीओ है जिसके द्वारा यहां पर ये पब्लिश किए जाते हैं, जिसके चलते यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। तो ये डेटा है थोड़ा सा, अगर बात करें 5.3% जो रूरल चिल्ड्रन है जिनकी एज 6 से लेकर 10 तक की है, उनको स्कूल में इनरोल ही नहीं किया गया अब की बार, जबकि 2018 में ऐसे 1.8 थे ओनली, ठीक है। अब यहां पर 5.3% हो गए हैं। 20% जो रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में जो बच्चे हैं उनके पास में किताबें ही नहीं है सितंबर के महीने में अगर बात करें। अराउंड 70% जो रूरल चिल्ड्रन है, ठीक है, उनके पास में एक तरीके से 70% रूरल चिल्ड्रन है, उनके पास में जो लर्निंग एक्टिविटी है अगर उसके बारे में बात करें, ओनली 11% जो है ऑनलाइन यहां पर एजुकेशन ले पा रहे हैं लर्निंग एक्टिविटी में। लेस देन 36% जो रूरल चिल्ड्रन है उनके पास से मटेरियल पहुंच पाए हैं, यानी कि स्कूल मटेरियल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और 75% जो हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू यहां पर इंटरेक्शन हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की क्लास आ रही है व्हाट्सएप पर कितना इंटरेक्शन कर लोगे आप लोग यार, यहां पर ये तो एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। कम से कम बच्चों को जब तक चेहरा न देखे, बच्चों को बैठाकर उनसे इंटरेक्शन न करे, वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइव क्लासेस एक बार को चल सकती हैं, व्हाट्सएप पर क्या आप लोग पढ़ा लोगे, उनको होमवर्क दोगे, वो होमवर्क करेंगे या कोई और करेगा उनको होमवर्क, कितना आप लोग क्या देख पाओगे, कितना माहौल उनको मिल पाएगा। और बच्चों को मोबाइल ऑपरेट करना आता है तो वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारी चीजें यहां पर ऐसी हैं, किसी के घर में मोबाइल नहीं है, ऑपरेट करना दूर की बात होगी, मोबाइल है तो इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन है तो बिजली नहीं है, तो किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो। तो ये सारी बातें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो ये आर्टिकल है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं, बाकी और जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर मैंने कंप्लीट मेहनत कर एक लेक्चर बनाया था आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों को इसके बारे में एक ओवरव्यू देगा। बाकी आर्टिकल में क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आर्टिकल में ये बोला गया कि एजुकेशन, नेशन और स्टेट, हमारी कंट्री में जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी, जिसको आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसमें कई सारी चीजें जो हैं उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं ये कौन से नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। चलिए आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, ये सही है, आप लोग मुझे बताइए। ये चलिए मैं बताता हूं तीसरे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है, पर दूसरी दो कौन सी है उनके बारे में आप लोग बताइए। तीसरे नंबर की अभी ये 2020 में आई, ये कब आई थी आप लोग बताइए। एजुकेशन जो है हमारी कंट्री में ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये कि सेंटर और स्टेट दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, उस टाइम पर ये देखने को मिला कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं। इससे पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था एजुकेशन, तो कॉन्करेंट लिस्ट में इसको लाया गया। अब सेंटर और स्टेट दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो 7वें शेड्यूल में है ये सारी लिस्ट, जो कि संविधान में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली अब की बार एग्जाम में पूछे गए, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, यहां पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि अगर आज के डेट में हम लोग बात करते हैं अपनी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एक तो सेंटर लेवल की एजुकेशन होगी जिसमें सीबीएसई के स्कूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर इनका रिजल्ट आता है। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट लेवल एजुकेशन, यानी कि जैसे कि आप लोग आज के डेट में देखिए तमिलनाडु पीसीएस, तमिलनाडु का स्टेट हो गया, ठीक है, यूपी का स्टेट हो गया, बिहार स्टेट हो गया, महाराष्ट्र स्टेट हो गया, सबके स्टेट यानी कि जो अपनी लोकल लैंग्वेज में यहां पर अपनी एजुकेशन को प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरे अलग से इंडिपेंडेंट कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आज की डेट में फिलहाल जो अभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इन दो में तो एक सिंक्रोनस करने की कोशिश कर रही है, पर लेकिन इसके ऊपर इसका कोई फोकस ही नहीं है। यानी कि एक तरीके से कई सारी कमियां और खामियां एजुकेशन पॉलिसी में हैं, जिनको यहां पर गिनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक तरीके से आज की डेट में जो एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेकर आ रहे हैं 2020 में, उसमें सब जगह सिंक्रोनस होना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्टेट लेवल से पढ़कर आता है और फिर आगे चलकर सेंटर लेवल का एग्जाम देता है, तो उस बच्चे को कम से कम एक तरीके से अच्छा कंपटीशन झेलना पड़ेगा जब सेंटर लेवल पर आएगा। तो क्या स्टेट लेवल के जहां पर वो पढ़ता था उसको इस तरीके से तैयार किया गया, सेंटर लेवल पर ऐसे वो चलकर प्रिपरेशन कर सके, तो वो सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसमें हर एक लेवल पर रोल प्ले करना पड़ेगा। पेरेंट्स का रोल भी काफी भरपूर है, टीचर्स का रोल भी काफी भरपूर है, और इसी के साथ में वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको खाना पीना मिल पा रहा है, वो चीजें भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। और रटने से ज्यादा आप लोगों को यहां पर एक तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करने पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। यही एक तरीके से रिक्वायरमेंट भी है अगर आप लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो एक सिंक्रोनस यहां पर होना चाहिए इन सब चीजों के बीच में, सिंक्रोनाइजेशन। तो ये इसके बारे में बाकी डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक जो है टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा और वीडियो के नीचे भी, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है, जो कि हमारी कंट्री में अगर बात करें आप लोग, जैसे कि जो भी कंट्री की इकोनॉमी में खासकर मॉनेटरी पॉलिसी है, वो सारा जो दामोदार है वो यहां पर किसके ऊपर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। पर लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी है कुछ, ये यहां पर बातें की जा रही है। अगर आज के दिन में आप लोग बात करिए हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी को 2016 में हमारी कंट्री में लाया गया था और एमपीसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक टारगेट दिया गया था कि आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और महंगाई को टारगेट करने के लिए +-2, यहां पर ये 4 +-2 यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो इसके ऊपर नीचे अगर इन्फ्लेशन होता है तो फिर आरबीआई को यहां पर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर निभाते हुए जवाब देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा कुछ देखता हुआ नजर नहीं आया है। जैसे कि मैंने बोला अभी यहां पर कितना होना चाहिए? 2 से लेके 6 के बीच में। पर लेकिन इन्फ्लेशन जो है यहां पर वो 6.7 देखने को मिला जनवरी से मार्च में, 6.6 देखने को मिला अप्रैल से जून में, 6.9 देखने को मिला यहां पर जुलाई सितंबर में, और 5.8 था यहां पर 2019 में। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या काउंट करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि सीपीआई के थ्रू जो कंज्यूमर लेवल पर जो बेसिकली जो आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं, आपके लेवल पर जो आप लोगों को महंगाई फील होती है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम लोगों ने 2016 से स्टार्ट की थी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि +-2 का लेवल यहां पर रखा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं फेल हो गया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अचीव करने के लिए, यानी कि जिस पर्पज के लिए इसको यहां पर इनिशिएट किया गया था, तो यहां पर ये इसको अचीव नहीं कर पा रहा है। तो क्या क्या ये रेमेडी ले रहे हैं, इसके लिए क्या क्या एक्शन ले रहे हैं इसको टैकल करने के लिए, वो यहां पर बताना पड़ेगा। इसी के साथ में यहां पर टाइम पीरियड जो है, यानी कि वो बताना पड़ेगा कि इतने टाइम पीरियड में यहां पर इसको अचीव कर लेंगे। यानी कि आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए घर से निकल गए, आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को बोल रहे हैं बेटा पढ़ाई करने तो जा रहे हो, कितने समय चाहिए तुमको? तो आप लोग बोलेंगे 6 महीने चाहिए, या फिर 8 महीने चाहिए, 10 महीने चाहिए, 12 महीने चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है 12 महीने ले लो, पर लेकिन इससे ज्यादा नहीं हम लोग झेल पाएंगे। ठीक है, इसमें तुमको एग्जाम निकाल के लेके आना है। तो यानी कि कहने का मतलब ये, अगर आरबीआई से यहां पर बोला जाए कि आप लोग की ये टारगेट है, यहां पर ये पर्टिकुलर टारगेट क्या है? ये एग्जाम है पर्टिकुलर ए। ठीक है, टाइम कितना है? 1 साल। तो इसको कंप्लीट आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और देखिएगा, अगर ऐसा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अकाउंटेबिलिटी रखते हुए यहां पर आंसर देना पड़ेगा। तो यहां पर इसी के लिए यहां पर हमने 2016 में यह टारगेट रखा गया था कि हां इसको आरबीआई एक्ट में चेंज कर ताकि इसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहां पर दी जा सके। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर ये टारगेट नहीं रख पाते हैं तो यहां पर जवाबदेही होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जवाबदेही यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। और इसी के साथ में कई बार ऐसी चीजें रहती हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ से निकल जाती है। पेंडेमिक कोरोना वायरस आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में थोड़ी ना है। तो इस टाइम पर यहां पर अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना काम करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी काम करना पड़ेगा, कैसे इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। तो एक कॉम्बिनेशन मिलकर वर्क करना पड़ेगा। पर लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी यहां पर मेंटेन रखनी चाहिए कि हां ये पर्टिकुलर काम इस इंसान का है, वो उससे न बचे, वो उससे मुंह न मोड़े, वो उससे वहां पे बहाने न ढूंढे। तो वो चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये जरूरी है कि कंट्री में सेंट्रल बैंक जो है वो प्रॉपर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रखे और अपना टारगेट को रखे बेसिकली। पर लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बोला कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग से ओनली काम नहीं चलेगा, दूसरे एरिया भी ध्यान में रखकर चलने पड़ेंगे। तो इसलिए भी ये भी रिसेंटली काफी अभी न्यूज में था। ठीक है, तो इसके बारे में ये कंप्लीट आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा इसके बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था लास्ट वीडियो के अंदर में, यहाँ पर ये सेलिबस सी के बारे में। तो ये बोला गया कि ये पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पैसिफिक जो ओशन है। दूसरा बोला गया इसकी जो बाउंड्री यहाँ पर ये सुलू आर्कियोपेलिगो और यहाँ पर सुलू सी, इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहां पर अगर देखने को मिलेगा 2,80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखने को मिलेगा। अगर बात करें गहराई की तो यहां पर 6,000 मीटर तक आप लोग गहरा पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। इसके पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर ये आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर थोड़ा देखने को मिलेगा, यहां पर ये हो गया सुलू सी। ठीक है, और यहां पर ये हो गया फिलीपीन और ये हो गया साउथ चाइना सी। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया की बात यहां पर की जा रही है। अगर अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो हमारी कंट्री ये होगी, यहां से आप लोग यहां पर देखेगा तो ये पर्टिकुलर रीजन की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन थे, इनके आंसर भी आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग इधर उधर घूमते रहेंगे परेशान होते हुए, वरना यहां पर बात की जाए तो मेडिसिन जो है वो जीएसटी के अंदर में है। ठीक है, बाकी यहां पर अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के अंदर में नहीं है, तो आंसर इसका डी हो गया। जीएसटी जो मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्स है, तो सर्विस टैक्स,
सेंट्रल एक्साइज टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स सारे आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर यहां पर डी हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले मोटिवेशन एक कोड देखी, फिर ये डेटा मैंने आप लोगों को बताया, फिर हम लोगों ने ओवरव्यू और कार्टून देखा, जीएसटी के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों से क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। 2 आर्टिकल कंबाइन कर नेशनल जो हम लोग एजुकेशन के बारे में और बच्चों की हेल्थ के बारे में जाना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली काफी डिटेल में, जिससे आप लोगों से डिस्कस किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर दिया, और बाकी वीडियो जाकर देखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाली। और यहां पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेटिंग थी वो समझा, और कल का जो क्वेश्चन था उसका रिवीजन हम लोगों ने किया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख लिया है तो फीडबैक देकर अपना जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि वीडियो को इंप्रूव किया जा सके। सारी पीडीएफ यहां पर इकट्ठी एक जगह आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को यहां पर अभी रिसेंटली अक्टूबर की भी प्रोवाइड करा दी गई है पीडीएफ, नैनो और जो हिंदू की दोनों, तो सारी यहां से देख सकते हैं। मेरे साथ में ट्विटर पर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।